यूपी में करे, पंजाब में करे, राजस्थान में करे, हमारे यहाँ क्यों युद्ध भूमि बना रखे टकैत साहब को। एक देख पहले आया था, एक बार जाट आंदोलन के नाम से हमारे आग लगा के हमारे नौजवानों को बर्बाद करके चला गया। हरियाणा के किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई नेता यूपी से आ जाता है, कोई पंजाब से आ जाता है, हमें चाहते हैं कि हमारे पे गोलीबारी हो। कि जिस व्यक्ति ने तिरंगे झंडे का अपमान करने की कोशिश की, उसकी फोटोएं आपके प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ और आपके सांसद के साथ रही है। आप उनको कार्रवाई करते हो तो कह रही आपका एजेंडा था। किसान जो नेता है वो तो आप पर रोक लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा था कि कैसे जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए, कैसे भड़काने का काम किया जाए। नहीं, आपको कहे मैं आपको बंधक बनाऊंगा, शांति फिर आपकी टांग बांध दूंगा, आपके हाथ बांध दूंगा, आपको उल्टा लटका दूंगा, मैं तो शांति फिर कर रहा हूँ। सर 40 लोगों के पीछे जो लाखों किसान बैठे हैं, तो ये तो हजारों लाख, तो उनको आप समझा क्यों नहीं पा रहे? आपने गिनाया कि टिकैत साहब राजनीतिक लोग हो गए, योगेंद्र यादव, चरूनी, आपने गिना दिए दलेवाल या जो भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन जो किसान वहाँ बैठे आप उनको समझाइए ना। अकेले आप गेहूं और धान की खेती करके आपको एक भी दुगनी आमदनी कर दूंगा, आपके पास क्या जादू है? आपने कहा सर दुगनी किसानों ने कहा, आपने कहा था कि दुगनी आय कर देंगे। कर तो मैं लगा हुआ उस चीज में। सुप्रीम कोर्ट जब आपके हक में फैसला सुना चुका है, वहाँ भी आपकी सरकार है केंद्र में, यहाँ भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं इसको लागू करा पा रहे? क्योंकि अगर पानी आ जाता है तो और बेहतर होंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कोई कांग्रेस के नेता किसान हितैषी बात करते हैं। राज्य सरकार बड़ी या केंद्र सरकार? देखिए बात, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो लागू करवाना है। वहाँ तो आपकी सरकार भी नहीं है। इस आंदोलन का मुख्य मकसद ये है कि बीजेपी को हराए। बीजेपी को हराने में मैं इनकी अगर सोच है तो हराए। आप साल 6 महीने में 1-2 नौकरियां निकालते हैं, 1-2 नौकरियां निकाल के उनको कैंसिल करा देते हैं, रद्द करा देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। और जब विपक्ष अगर सीबीआई की मांग करता है तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जो है जांच करेगी। मैं 2.5 एकड़ की 4 महीने 5 महीने के अंदर 10 लाख 15 लाख 12 लाख 16 लाख कमाई होती है। हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है नौजवानों की, और मैं उनको काम करवाऊंगा, किसी को घाटा नहीं होने दूंगा। आपकी पार्टी के नेता कभी उनको खालिस्तानी बता देते हैं, कभी शराबी बता देते हैं, नशेड़ी, लफंगे, इस तरह की शब्दावली यूज की जाती है। फिर वो लोग भड़कते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम शराबी हैं तो आप गांव में आके देखो और बताओ कौन शराबी है। वीडियो चलाई जा रही है कि जो एसडीएम था उसकी भाषा की मैं वो नहीं करता, समर्थन नहीं करता, भाषा गलत थी। हमारी इच्छा किसान के ऊपर हाथ उठाने की नहीं है। किसान हमारे माई बाप हैं, किसान की हम बिल्कुल पूजा करते हैं, किसान खुद हैं। सही फैसला किसान जथेबंदियां और सारे किसान ये कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बुलाए तो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो 1 कोल की दूरी पे, वो कह रहे हैं हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हैं, बात तो करो हमसे आके। मुझे हम जाके यूपी में हरा के आएंगे, हम बंगाल में हरा के आगे, हम हरियाणा में हरा देंगे, करे वो पार्टी का झंडा लगाए करें ना। उनका भी घोषणा पत्र में ये मुख्य पॉइंट था कि एमएसपी को कानून का रूप दिया जाएगा। आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी तो उसको कानून क्यों नहीं बना रहे? बनाओ ना कानून। क्या हमारे को मूर्ख समझ रखा है? हमारे किसानों को बेवकूफ समझ रखा है? हमारे किसानों को समझ दिमाग काम नहीं करता क्या? इसके जो दावे हैं, घोषणाएं, वो सारी की सारी खोखली है। चाहे पेपर लीक मामले की बात करें, 27-28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आप एक तरफ बात करते हो हम पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं, वो आपको लखी करोड़ी सरकार का नाम दे रहे हैं। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान है कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब जी। दलाल साहब, लंबे समय से जो किसान है वो अपने आंदोलन पर है, अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जहां उनका समाधान निकल जाना चाहिए था उसमें लगातार देरी हो रही है, और उस देरी के चलते जो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके सिर फोड़े जाते हैं। इसको लेकर सर आपकी लगातार किरकिरी हो रही है, विपक्ष भी लगातार आपकी इस बात से निंदा कर रहा है। नैन साहब, जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सवाल जो जत्थेदार हैं, 40 जत्थेबंदियाँ हैं जी, उनसे पूछना चाहिए जी। इसी की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे कि आंदोलन चला कहाँ से था। कई महीनों तक ये पंजाब में बैठे रहे जी, फिर इसके दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, और जब शुरुआत की थी आंदोलन में, पहले मैं इनके बयान देखता रहा। सारे नेताओं के बयान आते थे कि हम 6 महीने की तैयारी करके आए हैं जी, 6 महीने का राशन था, राशन लेके आए, 6 महीने तक तो हमें कोई चिंता नहीं है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के टिकैत साहब हैं, जब ये कानून आए तो शुरू में इन्होंने स्वागत किया था जी, बाद में किसी स्टेज में आंदोलन में ये भी ज्वाइन कर गए। कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं, बीच में वो कूद पड़े जी,
अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, और ये आंदोलन किसानों के हित की बजाय राजनीतिक दांवपेच का आंदोलन बन गया जी। और ये कोशिश करने लगे कि भी सरकार को ही बदलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया पिछले विधानसभा में जी। 2 महीने तक यही प्रचार करते रहे कांग्रेस वाले कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, सरकार टूट जाएगी। मुद्दा किसान के हित का हो तो उचित लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं उससे कहीं भी नहीं लगता कि ये किसान के हित चाहते हैं। और किसान का हित चाहें तो जो कानूनों में खामियां हैं चर्चा करके बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने जो सहमति जताई थी तो बदलाव करवा लेना चाहिए। सर 11-12 दौर की बातचीत जो हो केंद्र सरकार से हुई, उसके बाद जो है वो लगातार विराम लगा दिया, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई आपकी तरफ से, क्योंकि सर हरियाणा में ये सभी के सभी किसान बैठे हैं, बाकी राज्यों के भी, आपकी तरफ से क्यों नहीं प्रयास किया जाता कि फिर से जो इनकी बातचीत रुकी हुई है नए सिरे से उसको फिर से चालू करवाया जाए ताकि समाधान निकले? वो जब वो जत्थेदार ये कहते हैं कि पहले निरस्त करो फिर बातचीत करेंगे, तो फिर किस चीज़ पे बातचीत होगी? और हरियाणा में किसान आंदोलन कोई आज पहली बार नहीं हुआ जी, पहले भी मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ बिजली की समस्या रहती थी, वोल्टेज कम होती थी, बिजली के रेट बढ़ते रहते थे जी। उस मुद्दे पर लोग किसान आंदोलन करते थे, वो न्यायोचित था जी। और उन आंदोलन में कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें सरकार ने गोलियां ना चलाई हों। जी। जो आज किसान हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी, इन्हीं की सरकारों ने मंडियाली कांड, कादमा कांड या दूसरे जो और नेता सर उन्होंने ऐसे कांड किए तो लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, सही है, आपको मौका दिया, लेकिन सर आप भी तो वही काम कर रहे हो, कर नहीं रहे, लोगों के सिर फोड़े जा रहे हैं सर। वो चाह रहे हैं, सुनिए, वो उनकी यही प्लानिंग जो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग जी, कि भी इनकी यही प्लानिंग थी कि 26 जनवरी को इतना उत्पात कर दें, तिरंगे का अपमान कर दें, गोलीबारी की स्टेज तक ले आए। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने कितना संयम दिखाया, दिल्ली में खूब पिटे, वो ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ते चढ़ते रहे, चोट खाई, लेकिन कोई गोलीबारी नहीं हुई। और उनके जो चाल थी, मैं समझता हूँ हो सकता है कि उनकी कुछ और हो तो वो कामयाब नहीं हुई। फिर एक चीज़, आंदोलन मैंने बहुत देखे हैं जी। मुझे भी 40 साल में राजनीति में करते आए, शासन प्रशासन का तजर्बा रहा है। आपका पक्ष है, आप अपनी बात को कहने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं देखा कि हमारी बात है वो सही और आपकी बात कहने का आपको हक नहीं जी। ये कह दिया कि भाई कोई जेजेपी बीजेपी का आदमी आएगा, इसको गांव में ना घुसने दो, इसको सड़क पे ना गुजरने दो, इसको टोल क्रॉस ना करने दो, और ये कहते हैं कि हमारा अहिंसात्मक आंदोलन है, बड़ा शांति प्रिय है। मतलब पत्थर मारे जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, और जब कोई कानून अपना काम करता है तो फिर रास्ते जाम होते हैं। सर करनाल में मकसद ये है, ये लोग जो है, ये मकसद इससे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से गोलीबारी हो और भोले भाले किसान को नुकसान हो, उसकी जान माल का नुकसान हो जाए, फिर इनकी रोटियां जो राजनीतिक सेकने का, जिस तरह से और पार्टियों की सरकारों में गोली चली, भाजपा को भी इस तरह से बदनाम करे। सर करनाल में आपकी मीटिंग हुई, आपकी बीजेपी की मीटिंग हुई करनाल में, आपके संगठन में मीटिंग हुई, लेकिन उससे दूर अगर हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा जो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो सर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर इस तरह अधिकारी द्वारा इस तरह की शब्दावली यूज करना कि आप उनके सिर फोड़ दो, आगे नहीं आने चाहिए, और वो सिर फोड़े भी गए। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे को जो जानकारी है कि करनाल में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें सारे मंत्री विधायक थे और अपनी पार्टी का एक छोटे से इंडोर कार्यक्रम था। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्रियों को कहीं बैठने का जिले में अधिकार नहीं है? कर सकते हैं कर, तो फिर उसको जब वो करते हैं कहीं भी, सड़क पे जाके हाईवे को जाम करने की नौबत आ जाए तो प्रशासन क्या करेगा? फिर दूसरा, ये जो एक चीज़ वीडियो चलाई जा रही है कि जो एसडीएम था, उसकी भाषा की मैं वो नहीं करता, समर्थन नहीं करता, भाषा गलत थी, लेकिन एसडीएम की उसकी ड्यूटी जो बिल्कुल आखिरी जहाँ पर मीटिंग थी
सब मान लीजिए कि किसान जो पिछले का तजर्बा रहा है जी। कि हर जगह किसान बैरियर तोड़ के, टोल तोड़ के और करके जहाँ कार्यक्रम होता है उसके अंदर घुसते हैं। तो उस एसडीएम ने उस जगह पे कहा है कि भाई जब सारी चीज़ करके आखिरी में इसमें जहाँ मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो जाए, और इसमें हमें डर किसान से नहीं है जी, हमें डर यह है आंदोलन के अंदर असामाजिक तत्वों से। ये जो किसानों के जत्थेदार हैं इसमें तरह तरह के लोग घुसे हुए हैं और वो किसान को बदनाम करके ऐसा कोई घटना घटा देना चाहते हैं कि जिससे उनका मकसद पूरा हो। तो उस परिप्रेक्ष्य में उस एसडीएम ने वो बोली है, लेकिन फिर भी हमने निंदा कर दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दी, जांच भी बैठा दी कि भाई ये भाषा उचित नहीं है। और उस एसडीएम का जो जहाँ लाठीचार्ज हुआ 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ दूसरा एसडीएम था जी। उसको आपस में जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। चलो ये अच्छी बात है। एक चीज मुझे एक चीज बता दीजिए, आंदोलन कर रहे हैं जी, खूब, सब दुनिया का बच्चे को पता है कि भाई ये किसान के मुद्दे पर आंदोलन है जी। क्या आप ताकत के बल पर कि सरकार के काम है जी, सरकार हाईवे पे है उसको कब्जा कर लेंगे, या उचित है क्या? नहीं। आप खुद ही बताइए क्या उचित है क्या किसी आंदोलन में बल के दम पर प्रयोग पर कि आप टोलों पे कब्जा कर लेंगे? ये तो सर आप लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं जिन होता। जत्थेदारों की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र में जत्थेदार लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र हम में शांति पीरियड से कर रहे हैं, हमें उकसाया जा रहा है। नहीं, आपको कहे मैं आपको बंधक बनाऊंगा, शांति पीरियड, आपकी टांग बांध दूंगा, आपके हाथ बांध दूंगा, आपको उल्टा लटका दूंगा, मैं तो शांति पीरियड कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आंदोलन, शांति पीरियड आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जी, टोल बंद हो गए हैं जी, हरियाणा में, टोल कलेक्शन है, क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है? जी, वो कर रहे हैं। फिर जब दिल का करे जब रास्ता जाम कर दे, कोई बीमार है, कोई आने वाला है, कोई एम्बुलेंस है, हर हरियाणा के नागरिक को चिंता रहती है। घर से निकलता है तो पहले ये पता करता है भाई ये रास्ता खुला है या बंद है। हर रोज की अपने ही प्रदेश को बंधक बना के कहाँ क्या करना चाहते हैं, और ये करना हमारा किसान नहीं करना चाहता जी। ये जो यूपी के और पंजाब के जत्थेदार हैं ये वहाँ कर लेना। हमारे भोले वाले किसानों को गोलीबारी चला करके नुकसान करके ये राजनीति सेकना चाहते हैं। पहले भी आग लगी थी जी। पहले आंदोलन चला था जी, हमारे आरक्षण का मुद्दा था, तब भी एक नेता यूपी से आए थे, वो जिंदा है, वो गए नहीं, वो मुद्दा आज भी है जी। वो खूब चंदा इकट्ठा कर करके हजारों आदमियों को मुकदमे बनवा करके हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करके वो चले गए। वो आज कहाँ है? कहाँ है? कोई पूछने वाला है? हमारे समाज का आदमी, प्रबुद्ध नागरिक फैसला करें, उसको पकड़ के लाएं कि भाई तुमने हमारे प्रदेश को क्यों जलाया था? सर आप कह रहे हैं कि ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आपकी जो पार्टी के नेता उनमें मतभेद है। आपके ही वरिष्ठ नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वही राज्यपाल हैं सत्यपाल सिंह, वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है ये किसानों को जिस तरीके से तड़फा रही है, जिस तरीके से लंबा खींच रही है, ये देश के हित में नहीं है। वो लगातार आप ही की पार्टी के लोग हैं। ये सारे वरिष्ठ नेता हैं। इन नेताओं से मैं एक चीज़ हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, आप लोगों ने किसान के लिए क्या किया था? क्या आप लोगों की नीतियों की वजह से किसान समृद्ध है, किसान सक्षम है? क्या हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आगे कोई ऐसा काम कर दिया कि उनको जो पुराना लाभ मिल रहा था वो छिन गया हो? जी। अगर वो किसान सक्षम नहीं है, समृद्ध नहीं है, किसान में कमजोरी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे पुराना सिस्टम ही चलेगा तो कुछ नहीं होगा। सर किसान सिर्फ वो एक ही चीज कहते हैं, सुनो जी, एक प्रचार है, मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी टूट जाएगी, जमीन चली जाएगी। ये तो ऐसी बात है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी जी। हम सब कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं हो रही, हम मंडियाँ और बना रहे हैं। हमने 3-4 दिन पहले 56 एकड़ जमीन किसानों की सहमति से सरसा में ली है, नई मंडी बना रहे हैं। 550 एकड़ की 7,000 करोड़ रुपए की मंडी हम गन्नौर में बना रहे हैं जी। एप्पल की मंडी हम पिंजौर में बना रहे हैं, फूलों की मंडी हम गुड़गांव में बना रहे हैं, मसाला मंडी बनाने की हमारी योजना है इसमें सोनीपत में। और मंडी का मार्केटिंग बोर्ड का सबसे बड़ा मंडियों का जो संचालक कौन है? सरकार है।
हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड मंडियाँ क्यों नहीं देंगे? अब हम मंडियाँ बना रहे हैं, फिर ये वो कहते हैं गोदाम मत बनाओ। भाई हमारे अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा बार बार ये कहते हैं कि जो गोदाम की कमी की वजह से खराब हो जाता है। इसमें क्या बुराई है? कोई वजह तो बताए कोई चीज़। फिर एक चीज़ और है कि हमने एक चीज़ कहा है कि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, और पंजाब में 2-3 फसल करते हैं, राजस्थान में 2 भी हिस्से में खरीदते हैं थोड़ा सा, हम 10 फसल खरीदते हैं और सीधा पैसा किसानों को देते हैं। हरियाणा का शुरुआत में मैं मेरे मंत्री बनते ही ये हमारा व्यापारी भाइयों से मीटिंग हुई, वो कहते थे कि पैसा हमें दो, हमारा नाता है। कांग्रेस वालों ने उनका समर्थन किया। किसान को सीधा पैसा मिल जाए तो किसको क्या दिक्कत है? किसान, मैंने तो कोई दुनिया में ऐसा व्यापार नहीं देखा कि सामान मेरा है, खरीदार सरकार है, पैसा तीसरे आदमी को जाता है, वहाँ से उस चीज़ का भी समर्थन नहीं करते। इन लोगों का इस आंदोलन का मुख्य मकसद ये है कि बीजेपी को हराए। बीजेपी को हराने में मैं इनकी अगर सोच है तो हराएं। राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, कहते भी हैं, कभी एक कदम आगे बढ़ता है। ये तो समस्या है कि ये एक नहीं हो पा रहे, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कभी चौधरी जी कुछ कहते हैं, टकैत जी कुछ कहते हैं, राज्यपाल कुछ कहते हैं। तो राजनीतिक पार्टी बना के तो ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं, जनता का समर्थन प्राप्त करके लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव लड़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। हरियाणा का किसान, देश का किसान समझ चुके हैं कि ये लोग शुद्ध रूप से चंदा इकट्ठा करते हैं, देश की सरकार को अस्थिर करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा के भोले भाले किसान जो हैं उनके हाथ में लाल झंडा पकड़ा दिया इन्होंने। किसी आदमी को ये नहीं पता कि ये झंडा किस चीज़ का है। ये वो झंडा जिसको चाइना से समर्थन मिलता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो सारे देश में रिजेक्ट हो चुकी है, वो हमारे किसानों के हाथ में वो झंडा दे दिया। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से एक चीज़ कहता हूँ कि हरियाणा से अच्छी व्यवस्था, चाहे वो मंडी की हो, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की हो, माइक्रो इरिगेशन की 85% सब्सिडी देने की हो, पानी के सही बंटवारे की हो, सीधा पेमेंट करने की हो, बाजरे के खरीद का मामला हो। आज भाव जो है, कपास का भाव है, सरसों का भाव है, किसान खुश है, संतुष्ट है, अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ता नहीं है, कम्युनिस्ट के पास भी कार्यकर्ता नहीं है, हमारे विरोधी पार्टी के पास भी। हम तो वोट किसी पार्टी को मिलते हैं तो 50% से ज़्यादा तो शायद ही कभी मिले। बिल्कुल। तो 50% विरोधी तो पहले दिन से उनके होते हैं। अगर वो 50% विरोधी पहले दिन से ही को मुद्दा उठा के सड़क जाम कर दें या ये कर दें वो कर दें, तो फिर उस चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? सर, उनका जो मुद्दा है अब उसका समाधान कर दीजिए। आपने मंडियों की बात किया, मंडियों का विस्तार कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें किसानों का फायदा होगा, लेकिन वो एमएसपी मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं। आपका भी जो मैनिफेस्टो था 2014 का घोषणा पत्र, और 2019 की बात करें तो आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी जननायक जनता पार्टी, उनका भी घोषणा पत्र में ये मुख्य पॉइंट था कि एमएसपी को कानून का रूप दिया जाएगा। आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो उसको कानून क्यों नहीं बना रहे? बनाओ ना कानून। मैं एक चीज़ आप चीज़ देखो कि जो कांग्रेस की 2014 तक सरकार थी, उस वक्त क्या एमएसपी थी? उस वक्त कितने रुपए की खरीद होती थी? उससे आज लगभग 60-70% हर चीज़ की एमएसपी बढ़ी है। उससे ज़्यादा लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हमने खरीद ज़्यादा की है। हमारे जो संसाधन हैं उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। किसान की फसल को खरीद के हम ऐसा तो नहीं बाहर फेंक देंगे, उसके लिए हमें गोदाम भी चाहिए, उसकी कहीं खपत भी चाहिए, और तेज़ी से हम काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से किसान को पैसा जाए, वो हमारी सरकार कोशिश कर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी हमने लागू किया है। कांग्रेस तो रखे बैठे रही इतने सालों तक, हुड्डा साहब उसमें थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। और जो कानून हमने बनाए, यही कानून कांग्रेस ने रिकमेंड किए थे, हुड्डा साहब भी उस कमेटी में थे। वो उनकी अपनी मजबूरी थी, वो चाहते थे कि भाई इन कानून से किसान की बजाय मंडी वालों को नुकसान हो जाएगा। उनकी जो व्यापारियों के समर्थित नीति, बड़े आदमियों की उनकी समर्थन गिनती शुरू से रही है, वो कर नहीं पाए, हमने कर दिया। और हमारा ये है कि देखो, भारत किसानों का देश है, गांव में रहता है, और इसके लिए एक एक कदम चल करके जो इस अब सरकार की नीति है
कि भी किसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, ग्राम के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध करें, गांव के बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको मछली पालन का काम सिखाएं, डेयरी का काम सिखाएं, मशरूम का काम सिखाएं, छोटे छोटे पिगरी का काम सिखाएं और प्रोसेसिंग का काम सिखाएं। तो छोटे छोटे हमारा ध्यान ये है कि उन बच्चों को, देश तभी आगे बढ़ेगा। देश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, हमारे बच्चे माँ बाप ने खून पसीना करके मेहनत करके बीए करा दिया, एमए करा दिया, उसके बाद वो 8-8 10-10 हज़ार रुपये की डीसी रेट की नौकरी के लिए तड़पते पड़ते हैं। हम स्किलिंग करा रहे हैं, लेकिन ये इतनी सालों की व्यवस्था, इनसे एक चीज़ पूछना चाहिए आंदोलनकारी कांग्रेसियों से कि देश आज़ाद हुआ था हमारे से बाद में, जब देश आज़ाद हुआ तो चाइना और हम बराबर थे, आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। देश आज़ाद हुआ, छोटा सा सिंगापुर देश है, विदेशों के छोटे छोटे देश है, वो कहाँ तक चल गए, हमें कहाँ बांध के रख दिया। ये तो मैं कहता हूँ भला हो नरसिम्हा राव जी का कि उनको हाथ में सत्ता आई, और उस वक़्त जो थी देश में ये 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा नहीं थी। उन्होंने नीतियों को खोला, कारोबारियों को हाथ खोले, और धीरे 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 करके आज हमारा विदेशी जो मुद्रा का भंडार है 600 बिलियन, उससे ज़्यादा है डॉलर, 600 बिलियन से। तो इस तरह से करते 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 एक सही रास्ते पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, आज बिजली की कमी नहीं है। हरियाणा में आंदोलन क्यों हो, आप खुद भी आप विचारणीय 10 आदमी बताइए, हरियाणा में क्यों हो। पंजाब में हो आंदोलन, जहाँ पंजाब में 2-3 फसल खरीदते हैं, गन्ने का रेट वो हमारे से कम था, आज इलेक्शन आ गए तो उन्होंने घोषणा की है। 6 साल तक लगातार हमारा 350 रुपये था, उनका 300 रुपये के आसपास था। आंदोलन हो तो राजस्थान में हो, हम 2250 2100 रुपये में बाजरा 7.5 लाख टन खरीदा, उन्होंने 1200 रुपये में बाजरा नहीं खरीदा। आंदोलन हो तो दूसरे प्रदेशों में हो। कांग्रेस ने इस देश को कमज़ोर किया है। कांग्रेस ने इलेक्शन के वक्त कर्जे माफ़ी का नारा दिया, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी गरीबी हटाई का नारा दिया। कांग्रेस ने किया क्या है? और कांग्रेस आज धरातल पे चली गई है। राहुल गांधी जी को ये गलतफहमी हो कि किसान देश का उसको नेता स्वीकार कर लेगा, ये कदापि नहीं हो सकता। कांग्रेस की बात आपने की, कांग्रेस कह रही है कि जो हमने 60-70 सालों में जितना भी किया वो सारा का सारा जो है बेच दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, कहाँ से रोजगार मिलेगा? लगातार आप पर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भाषा ये है, ये कामरेडों की भाषा है, ये देश विरोधी लोगों की भाषा है। जो भी अब हम हाईवे बना रहे हैं जी, हाईवे बना करके अगला एक हाईवे बना दिया हमने, 60,000 करोड़ रुपए लगा दिया, और उसमें आपको कहते हैं कि अगले 20 साल तक आप टोल कलेक्ट कर लीजिए। हम 20 साल तक उसका पैसा वापस के बजाय हम आपसे पैसा ले करके आप टोल कलेक्ट कर लें, दूसरा हाईवे बना दे, तो क्या देश के हित में नहीं है जी? ऐसे ही जो हमने देश की प्रगति के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, दुनिया में ऐसा है कि उसको मोनेटाइज करते ही करते हैं। सरकारों का काम नहीं है ये चीज़ चलाना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आते ही आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर व्यवस्थित करते हैं। सरकारों के कॉरपोरेशन कांग्रेस के वक्त में सारे घाटे में थे। सरकारों ने सारी चीज़, एयर इंडिया है, हालांकि देश की शान है, लेकिन 20,000-25,000 करोड़ रुपए का साल का देश का पैसा बर्बादी चला जाता है। ये पैसा गरीबों में लग जाए तो क्या हो। और तरह तरह के ऐसे जो घाटे वाले चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए। कमाई वाली चीज़ हैं उसमें भी जो सक्षम लोग हैं, तो भाई 20 साल 30 साल तक आप इससे पैसा लो, हमें एक वक्त दो, ताकि हमें एक काम और तैयार कर दें। देश विदेशों में भी है, दुनिया में भी है, नीति है देश को डेवलपमेंट करने के लिए। ये जो भाषा है, ये प्रगति रोकने की भाषा है कि देश को बेचा जाए। देश किसी से बिक नहीं सकता और देश को कोई खरीद नहीं सकता। हमारा देश की जो चीज़ संसाधन है वो देश में ही रहेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा लोग जो रोजगार देते हैं, और एक देश में एक भावना फैलाई जा रही है कि ये अदानी है, अंबानी है, ये बड़े आदमी जो है लाखों करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, लाखों आदमी को रोजगार देते हैं। हमारे से क्या ले रखा है इन्होंने? हर दुनिया में देश में जो है एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो रोजगार के साधन उपलब्ध करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कारोबार में उनको सहयोग करना चाहिए। और जो उनसे टैक्स लेकर के जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, जिनको बेचारों को अभाव में रहे हैं, उनको साधन देना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं। विधानसभा में एक कानून लेके आए आप, जो जमीन अधिग्रहण का कानून था, उसमें आपने बदलाव किया। उसको भी कांग्रेस जो है वो लगातार जो है चौथा काला कानून बता रही है कि बिना किसानों की सहमति के आप लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लेंगे, ज़मीन ले लेंगे। आप ये बताइए, जो कांग्रेस हमें कह रही है कि कांग्रेस ने कितनी ज़मीनें 70-80 हज़ार एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी जी। हमारे 7 साल में हमने तो कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की।
जो भी ज़मीन ली है वो सहमति से ली है, किसानों की सहमति से। अब कहीं कहीं कोई गैस की लाइन अटकी पड़ी है, कोई सीवर की लाइन अटकी पड़ी है, कोई मेन सड़क के बीच में 2 एकड़ का टुकड़ा अटका पड़ा है जी, कोई मेट्रो बनाई जा रही है उसमें बीच में टुकड़ा आ जाता है, मतलब उनको अटके रहने दें। क्या देश के हित में वहाँ वो टुकड़ा नहीं रहना चलनी चाहिए, काम पूरा होना काम देश के जी। यही अब पहली बार 7 साल के इंतजार के बाद हमने पूरी कोशिश की कि हमारे प्रोजेक्ट ना रुके, लेकिन जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं तो हमने कहा कि भाई जो रुकी हुई चीज़ें हैं तो उनको जो वहाँ की ज़मीन उसके अच्छा भाव दे करके किसान दूसरी जगह ज़मीन ले लेगा। वहाँ जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं, अब लीनियर प्रोजेक्ट है, आप मुझे बताइए कि ये रेलवे लाइन या हाईवे यहाँ से सीधा वहाँ जा रहा है जी, बीच में 10 एकड़ 5 एकड़ का टुकड़ा आ गया तो कितने साल इंतजार करेंगे जी, उसको, काफी प्रयोजन लटकती भी अटक लगते हैं। तो इसमें ये सिर्फ पोजिशनिंग करते हैं, इनको भी पता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और कांग्रेस को कष्ट ये है कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं। जी, उनको दिक्कत ये रहती है कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, फिर तीसरी बार बनेंगे, हरियाणा में तीसरी बार जो है कांग्रेस की फिर संभावनाएं कम होती जा रही हैं, तो इसलिए एक पोजिशनिंग करते रहते हैं, प्रचार करते रहो, झूठ बिक जाएगी। ये था राजनीति में, झूठ बिकती थी, लेकिन आजकल आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप है, आजकल तो तय में चले जाते हैं लोग। आजकल जो सच्चाई है, ठीक है झूठ चलती है, लेकिन अल्टीमेटली हर आदमी तक सही बात पहुंच जाती है। दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आंदोलन करने के बजाय किसान बन के आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनके रहेंगे जी। अब हरियाणा में करोड़ों जनता है, उसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी उनके कार्यकर्ता भी रहेंगे जी। और ग्रामीण परिवेश के भी हैं, उसमें से किसानी खेती करने वाले भी नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम के कहने से, पार्टी के नाते से वो चल रहे हैं, कोई किसान के नाते से वहाँ थोड़े चल रहे हैं। अब हम जब कार्यक्रम कर देते हैं जी। अब एक चीज़ कहिए, ये जो नीति अपनाई है कांग्रेस ने या जत्थेदारों ने कि भाई बीजेपी जेजेपी को घुसने ना दूंगा, अगर यही चीज़ हम कह दें तो क्या हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? कि हमारे साथ लोग नहीं यात्रा आपने निकाली ना, सफल रही वो ना मैं कहता हूँ ना, ये कहाँ की भाषा है? आप अपना विचार रखो, अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी तर्क वितर्क करो, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो, लेकिन हमें भी तो अपनी बात कहने दो। हमारे से बहस करो, हमारे से बताओ क्या कमी है, और सही तो जनता जनार्दन है, मालिक तो सही फैसला किसान जत्थेबंदियां और सारे किसान ये कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बुलाए तो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो 1 कोल की दूरी पे हैं, वो कह रहे हैं हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हैं, बात तो करो हमसे आके। मुझे एक चीज बताइए कि किसान बेचारे अपने खेतों में मस्त हैं, ये जत्थेदार जो है इनको किसने परमिट दे रखा है कि आप किसानों के मसीहा हो? ये 42 जो लोग फैसला अपने आप ही फैसला कर लिया कि हम किसानों के मालिक, किसान ने इनको अथॉरिटी नहीं दे रखी। सर 40 लोगों के पीछे जो लाखों किसान बैठे हैं, तो ये तो हजारों लाख, तो उनको आप समझा क्यों नहीं पा रहे? ये तो आपने गिनाया कि टिकैत साहब राजनीतिक लोग हो गए, योगेंद्र यादव, चरूनी, आपने गिना दिए, दलेवाल या जो भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन जो किसान वहां बैठे आप उनको समझाइए ना। नहीं, मैं किसान समझ रहे, मैंने फिर कहा है कि इन लोगों के पीछे इनके राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के पीछे कांग्रेस भी है, इन लोगों के पीछे कम्युनिस्ट भी है, मैं उनके भी कुछ ना कुछ लोग हैं, जीरो तो नहीं कह सकता उनको, और वो उनकी विचार हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उन लोगों को देश के किसान ने उन लोगों को लाइसेंस नहीं दे रखा है कि आप हमारे मालिक हो। और देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर उठ कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं भाई हम जाके यूपी में हरा के आएंगे, हम बंगाल में हरा के आगे, हम हरियाणा में हरा देंगे, करें, वो पार्टी का झंडा लगाए करें ना, भाई हमारी विचारधारा लगे, हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं या कम्युनिस्ट को समर्थन करते हैं, हमें बीजेपी पसंद नहीं है, पहले भी करते हैं, आप लोगों का विरोध इसलिए होता है, जो हम किसानों से ही बातचीत करते हैं, हम सरकार के लोगों से बात भी करते हैं, किसानों से बात, किसान ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता
कभी उनको खालिस्तानी बता देते हैं, कभी शराबी बता देते हैं, नशेड़ी, लफंगे, इस तरह की शब्दावली यूज की जाती है। फिर वो लोग भड़कते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम शराबी हैं तो आप गांव में आके देखो और बताओ कौन शराबी मेरी है। बात सुनो। इस तरह की भाषा, ये जो भड़काने वाली भाषा अगर प्रयोग की जाएगी। हमने नहीं बताया, मीडिया ने जो दिखाया था। सर आपकी नेता सोनाली फोगाट है। मेरी बात, वो बहुत हमारी बार नेता को छोड़िए, वो बहुत आप बार कह नहीं चुकी है। नहीं टीवी पे, मैं तो नेशनल मीडिया पे देखता रहा जी। कि जो ये किसान जो थी, भीड़ थी वहां पर, क्या खालिस्तानियों के पोस्टर नहीं थे जी, तो आप क्या? कार्रवाई कीजिए ना। वहाँ तेल जला कार्रवाई कर रहे हैं सरकार आपकी तंत्र सारा आपका, मतलब कार्रवाई करे, बोले ना अब ये ऐसा है। नहीं बोली, आप कार्रवाई करिए, बस अमल में लाइए ना। ये एक चीज बताइए कि तिरंगा झंडा का अपमान करा, तिरंगे का जब अपमान हुआ, क्या वहाँ बहादुरगढ़ में आग लगा के जला दिया किसी को? हमने किया? राकेश टिकैत के साथ, सुनो, लड़के के साथ विचार हुआ है, आपने बड़ी अच्छी बात की, लाल किले की। वो कोई भी नहीं चाहता, ना किसान चाहता, कोई नागरिक नहीं चाहता कि तिरंगे झंडे का अपमान हो। लेकिन राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने तिरंगे झंडे का अपमान करने की कोशिश की, उसकी फोटोएं आपके प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ और आपके सांसद के साथ रही है। आप उनको कार्रवाई करते हो तो कह रही आपका एजेंडा था। किसान जो नेता हैं वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा था कि कैसे जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए, कैसे भड़काने का काम किया जाए। बार बार उनसे प्रार्थना की कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। 26 जनवरी का दिन मेरा शुभ दिन है, आप इस दिन से एक दिन आगे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। लेकिन उनने बिल्कुल नहीं माने, लिख के दिया कि हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की चूक भी नहीं होगी। अब उन्होंने बाकायदा रूट दिया, उस पर सहमति हुई और वो जब शुरुआत कार्यक्रम हुआ तो पहले ही दिन सारे बैरियर तोड़ के दूसरा रास्ता बना दिया। उन्होंने क्यों लिख के दिया था कि हम 26 को करेंगे, 26 की बजाय एक दिन आगे कर लेते। 26 जनवरी को हम भी वहां थे, हम भी लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जो रूट निर्धारित किए गए थे वो काफी रास्ते बंद कर दिए गए थे, फिर उन्हें अपने रास्ते खोले हैं। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया, वो कुछ भी कहेंगे, जो लाल किले पे हुआ उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा, उसको हर कोई गलत ठहरा रहा है। आक्षेप एक दूसरे पे लगाने से कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि किसानों के लिए जो भी संभव होगा, जो हो सकता होगा, हरियाणा सरकार कर भी रही है, करे भी गए। मैं खुद खेतीबाड़ी करता हूँ जी, जवान का बेटा हूँ, बॉर्डर पर मेरे पिताजी लड़े हुए हैं और कहीं भी कोई चीज़ ऐसी दिखाई देगी कि किसान के हित के खिलाफ को जा रही है तो मैं होने नहीं दूंगा जी। लेकिन राजनीति करनी है, इन जत्थेबंदियों को कहता हूँ, खूब पार्टी बनाओ, अपना स्लोगन दो, पार्टी के झंडे के नीचे हमारा विरोध करो, आपका स्वागत है जी। लेकिन जो आप चीज़ चाहते हो कि किसी तरह से कभी न कभी किसी न किसी टोल पे कोई न कोई करके कहीं कोई ऐसी चीज़ घटना हो जाए जिससे कि जिस तरह से कांग्रेस के राज में मंडियाली में होया, कादमा में होया, कंडेला में होया या जो और जगह गोली चली, हमारी इच्छा किसान के ऊपर हाथ उठाने की नहीं है। किसान हमारे माई बाप हैं, किसान की हम बिल्कुल पूजा करते हैं, किसान खुद हैं, किसान के परिवार से हैं। लेकिन जो ये षड्यंत्र रचा हुआ है धीरे धीरे करके ये समाप्त होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है। तो ये थी किसानों की बात। अब और मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग जो राजनीति करना चाहते हैं खूब करो, यहाँ हजारों पार्टी इस देश में, आप ये 40-50 आदमी आप पार्टी बना लो, आप पहले खुद ही फैसला कर लो। कभी तो ये चौधरी जी कहते हैं पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहिए, दूसरा कोई कहता है करना चाहिए, तीसरा कहता है वहाँ करना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि आप 50-50, 60-60 साल के हो गए हो जी, 70 साल के भी हो गए हो जी। पहले किसानों के लिए क्या चीज़ अच्छी थी जो हमने कम कर दी है जी? एक चीज़ बता दो कि ये चीज़ अच्छी चल रही थी, व्यवस्था थी, कानून था, जो आपने खराब कर दिया है। और कौन सी चीज़ है ऐसी जिसको कि हमारी चीज़ नहीं करने की वजह से किसान को कोई नुकसान हो गया जी? अभी तक जो नए कानून आए थे वो तो स्टे है सुप्रीम कोर्ट से, जो चीज़ लागू अभी है ही नहीं। लोकतंत्र में तो हमेशा ही आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है, लोकतंत्र में आपको वोट से रिजेक्ट करने का अधिकार है। कोई ऐसी चीज़ हमने कर दी क्या जिससे किसान को नुकसान हो गया हो? ये खास एजेंडा पे बैठे हुए लोग हैं जी, इनको किसान हित से लेना देना नहीं है जी। ये कहीं न कहीं से इनको कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है तो यही बता पाएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि इस देश को अस्थिर करें जी, नाम किसान का हो और सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ें। और जो ये काम कर रही है भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में,
और जो किसानों के हित में फैसले, चाहे फसल बीमा योजना का हो, नहरों को जोड़ने का हो, भाव अच्छे देने का हो, ज़्यादा फसल खरीदने का हो, और जो इंपोर्ट का सब्सिट्यूट भी दालों को, जो चीज़ें हैं भाव पहले डिक्लेयर करते हैं हम, वो बिजाई के टाइम में, तरह तरह की योजनाएं। आप बताइए 7 साल में कोई हमारे हरियाणा में यूरिया का भाव बढ़ा क्या? जी। 7 साल में डीएपी का भाव बढ़ा? पीछे आपने बढ़ाया लेकिन वापस ले लिया था उसको। 7 साल। इससे पहले कांग्रेस में हर साल बढ़ता था। 7 साल में हमारे बिजली का रेट बढ़ा क्या? हमारे ट्यूबवेल के रेट जो हैं 7 साल से वही घटे हैं कुछ ना कुछ। हम किसान के हित की बात करें, ये चीज़ें ये लोगों को पता है, ये सब चीजें लोगों को पता है। इस बात की तो टिकैत साहब भी दुहाई देते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यूपी में एक चीज बता दो, हरियाणा में बिजली सस्ती है, हमारे यूपी में महंगी है। वो ये बात कह रहे हैं। यूपी में करे, पंजाब में करे, राजस्थान में करे, हमारे यहाँ क्यों युद्ध भूमि बना रखे टिकैत साहब को? एक पहले आया था, एक बार जाट आंदोलन के नाम से हमारे आग लगा के हमारे नौजवानों को बर्बाद करके चला गया, चंदा लेके चला गया। अब ये सारी ये जो है यहाँ इतना चाव क्यों चला रहता है? अपने क्षेत्र में कर ले भैया जी। यहाँ किसने निमंत्रण दिया था कि आप हमारे नेता हो? हरियाणा का किसान तो नहीं मानता उसको। ये ठीक है कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता 100, 200, 500, 1000 की भीड़ हो जाती है। किसान के नेता, हमारे हरियाणा के किसान के नेता हम यूपी वाले को नहीं मानते जी। सर, आपकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2500 दिन पूरे किए। सीएम साहब ने सारी की सारी उपलब्धियां भी बताई और ये भी दावा किया कि 2024 तक हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। एक निर्धारित कर लिया कि कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार है आपकी, बीजेपी जेजेपी की, वो लगातार जो है इसके जो दावे हैं, घोषणाएं, वो सारी की सारी खोखली है। चाहे पेपर लीक मामले की बात करें, 27-28 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आप एक तरफ बात करते हो हम पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं, वो आपको लखी करोड़ी सरकार का नाम दे रही है। देखिए, हुड्डा साहब हमारे पक्ष के नेता हैं, उनको हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का अधिकार है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ नैन साहब, आप एक चीज़ का पता कर लीजिए, हमारा सबसे मुश्किल काम खेती का ही है। जी बिल्कुल। सबसे कमजोर इलाका मेरा है दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा, लोहारू का, बारडा का, महेंद्रगढ़ का, पानी का अभाव और कृषि सारी की सारी पानी के ऊपर। वहाँ पर हर गांव में 200 मजदूर बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो कपास की चुगाई होती तो 12 रुपये, 10-12 रुपये किलो का चुगाई का रेट है। हमारे यहाँ काम करने के लिए आदमी नहीं है। वहाँ जो गेहूं कटाई की सारी मशीनें सारी पंजाब से आती हैं। हमारे यहाँ सरसों निकालने का भी ठेका है जी। सारे काम हमारे यहाँ दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं। एक तो मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बेरोजगार तो नहीं कह सकते, ये जरूर है कि किसी को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, 50,000 की चाहिए, उसको नहीं मिलती, लेकिन काम तो मिलता है। हमारी सारी फैक्ट्रियाँ देख लीजिए, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में बड़े बड़े उद्योग हैं। 70-80% पर जो बाहर के हैं। अब हमने रिजर्वेशन कर दिया, 75% नौकरी भी हरियाणा वालों को देंगे। रिजर्वेशन करके हमने उनको ये कहा फैक्ट्री को कि भाई आप हमारे आदमी ले लीजिए, हम आपको उसके बदले में ज़्यादा पैसे दे देंगे। अगर आपको लगता है हमारा आदमी कम काम करता है तो प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये ये हमारे से ले लीजिए। तो हरियाणा, हमें खुशी है कि और प्रदेशों के मुकाबले समृद्ध है। हमारी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है वो अच्छी है। रोजगार भी कोई ऐसा नहीं, भूखे पेट कोई सोता नहीं। काम करने वाले को छोटा बड़ा कम ये तो हो सकता है कि मेरी इच्छा है, मैं अपने आप को लायक समझता हूँ, मुझे ये काम मिलना चाहिए, उससे 1 दर्जा 2 नहीं सर, अच्छी बात है, आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, अच्छी सोच आपकी। लेकिन आप साल 6 महीने में 1-2 नौकरियां निकालते हैं, 1-2 नौकरियां निकाल के उनको कैंसिल करा देते हैं, रद्द करा देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। और जब विपक्ष अगर सीबीआई की मांग करता है तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जो है जांच करेगी। देखिए, हमारी एक मानसिकता नैन साहब ये बन गई है कि हम नौकरी, सरकारी नौकरी को मानते हैं। सरकारें तो सरकारी नौकरी को तो व्यवस्था के लिए 100 में से 1 आदमी, 100 में से 1.5 आदमी, 2 आदमी, इतनी व्यवस्था के लिए चाहिए जिसमें चाहे सैनिक बल आ जाए, पुलिस आ जाए या कोई जो भी सोशल सर्विसेज है। बाकी तो लोगों को काम अपने आप ही करना पड़ता है। दुनिया जो देश तरक्की करते हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, अपना काम धंधा देखते हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसी में काम करते हैं। और वो उस तरफ ही लोगों का रुझान होना चाहिए। हमारे दुर्भाग्य से क्या हो गया कि मानसिकता ये बन गई कि जो आप हाथ के काम को, अपने काम को छोटा समझते हैं लोग, वो नहीं समझना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहे छोटी सी मिल जाए,
उसको बड़ा मान सम्मान के समाज ये लिखता है। जी। ये जो है वो सोच गलत आ गई है। अब मैं अपने बाकी बात बताता हूँ आपको। जी मैंने मछली पालन जो है खारे पानी का, हरियाणा में 1.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है। जी बरसात हो जाती है तो फसल हो जाती है, एक फसल होगी बाकी ख़त्म। खारे पानी में झींगा पालन के लिए इस साल आप जाके देख के आओ, आपके यूट्यूब पे देखना, जी 150 से ज़्यादा फार्म सरसा जिले में लगे हैं। है वहाँ काफ़ी उससे इस एक साल में मेरा क्षेत्र है सबसे कमज़ोर है, शिवानी और बहल के बीच में खारे पानी के हैं। मिट्टी, मोरका, मतानी, झुप्पा, गेंडाबास ये गांव हैं। झुप्पा तो 50 फार्म बढ़ गए जी। एक फार्मर का 2.5 एकड़ का तालाब खोद के, अब हमारी ज़मीन जो रेतली है उसमें पॉलीथीन लगा के जी। और उसमें एक वो आपको चाहिए खारे पानी का ट्यूबवेल, पानी डाल दे। एक वो उसमें 8-10 एरेटर लगाने होते हैं जो हवा फेंकते रहे पानी में, मूवमेंट करते रहते हैं बस। और उसमें आपने बीज डालना है, खाद डालना है। 4 महीने के अंदर 25 से 30 लाख रुपए की मच्छी झींगा बिकी है। 400, 350, 450, 450 रुपये किलो तक। ऐसा धंधा कौन सा? लागत क्या आई जी? 18 लाख 19 लाख रुपए। तालाब खोदना, पॉलीथीन लगाना, एरेटर लगाना, जनरेटर लगाना, बीज लेके आना, खुराक। 7-8 लाख रुपए की हम सब्सिडी देते हैं। नहीं सर, ये अच्छी बात है। और जो सरकार की अच्छी 10 परियोजनाएं हैं, लाख की किसान लागत उनको से अपनाते भी हैं। हाँ। जो आपकी अच्छी मशरूम का परियोजनाएं बता रहा हैं। हूँ मैं, बागवानी का बता रहा हूँ, पिगरी का बता रहा हूँ। और अब लोग जो बच्चे जो है ना, जो 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी, उनको समझा रहा हूँ। अफसरों को मैंने गांव में भेजा जी। है और वहाँ उनको कहा है अधिकारियों को, एक भी फार्म अगर फेल होगा तो मैं तुम्हारी एशियर खराब कर दूंगा जी। घाटा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में इस अगले साल कम से कम 5,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा इस अकेली सलाइन वाटर झींगा पालन से, बस जो खारे पानी में झींगा पालन। नहीं, अच्छी बात है अगर आप अधिकारियों को सदाई करते हैं। और एक फार्म पे 2.5 एकड़ की खारे पानी, 2.5 एकड़ की जमीन में कितना कमा सकता है किसान? कोई भी हो, जोर लगा के लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। मैं 2.5 एकड़ की 4 महीने 5 महीने के अंदर 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 16 लाख की कमाई होती है। हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है नौजवानों की। और मैं उनको काम करवाऊंगा, किसी को घाटा नहीं होने दूंगा जी। लोन देने में दिक्कत नहीं, माल बिकने में दिक्कत नहीं, बीज दिलवाऊंगा, ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। इसी तरह बागवानी का है, इसी तरह पिगरी का है, इसी तरह मशरूम पालन का है। हमें जब तक थोड़ा सा किसान की आमदनी बढ़ने के लिए जो दूसरे एंसिलरी काम है वो करने पड़ेंगे जी। अकेले आप गेहूं और धान की खेती करके आपको एक कहे कि दुगनी आमदनी कर दूंगा, आपके पास क्या जादू है? आपने कहा था सर दुगनी, किसानों ने नहीं कहा। हाँ। आपने कहा था कि दुगनी आय कर देंगे। हाँ, कर तो मैं लगा हुआ उस चीज में। मैं कहता, आप मुझे बताओ कि 2.5 एकड़ के फार्म में खारे पानी जमीन के अंदर 4 महीने के अंदर अगर 10 लाख रुपए बच जाए, उस 2.5 एकड़ में कभी 20,000 रुपए नहीं बचे, बिल्कुल तो 50 गुना होगी जी। 50 गुना होगी। करना बात यह है कि सोच को बदलना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा जी। रिस्क ठीक है कि बच्चों के पास, हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, डरते हैं और घर वाले भी साथ नहीं देते। सब चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उस मानसिकता से बदलना पड़ेगा, तभी गांव में रोजगार आएगा, तभी किसान की हालत सुधरेगी। और हम इस चीज को करेंगे, कर भी रहे। इन सारी चीजों के बावजूद आप एक चीज देख लेना, मैं नमन करता हूं देश के किसान को। कोरोना के काल में देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने ताकत दी है। 3.5 साल पिछले साल बढ़ी है, ये 30 तिमाही में। कल के डाटा में देख रहा था कि 4.5% की एग्रीकल्चर में ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ है। और सबसे ज्यादा इन दिनों में पिछले साल में जो एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर का हुआ है, बाहर माल भी जा रहा है। और जिस तरह धीरे धीरे करके मैं तो आशावादी हूँ कि हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा किसान तरक्की करेगा, सक्षम होगा। और ये लोकतंत्र में ये समस्याएं तो चलती रहती। सर, दक्षिण हरियाणा की बात हमने बार बार की, हमारी बातचीत में दक्षिण हरियाणा का जिक्र काफ़ी बार आया। आप भी दक्षिण हरियाणा से हैं। जो पानी की कमी है, वैसे देखा जाए तो पूरे हरियाणा में है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में खासकर हम भिवानी से लेके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये पूरी बेल्ट जो है यहाँ पानी की कमी है। SYL बहुत पुराना मुद्दा है, आज का नहीं है, ये नहीं कि आपकी देन है, बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जब आपके हक में फैसला सुना चुका है, वहाँ भी आपकी सरकार है केंद्र में, यहाँ भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं इसको लागू करा पा रहे? क्योंकि अगर पानी आ जाता है तो और बेहतर होंगे किसान। बात सुनिए, आपने अच्छा किया, पानी की बात उठा दिया, SYL का मुद्दा उठा दिया। ये किसान जत्थेबंदियाँ थी, इन्होंने जब मीटिंग रखी थी
हमारे केंद्रीय 3 मंत्रियों से जी, मैंने गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ध्यान कर लीजिए। मैंने कहा भाई आपकी मांगे सारी सही हो सकती हैं, गलत हो सकती है, क्या हो सकता है वो तो चर्चा में विचार किया। आप एक मांग हमारी भी रख लो कि हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए। हमने सारे मंत्री होते हुए मैंने नहीं पूछा अपने नेतृत्व से वो नाराज है, खुश है, लेकिन मैं किसान हूं, मुझे पता है कि आपकी तरफ से बात कही गई थी सबसे पहले सबसे ये पंजाब के लोग जो आज साथ खड़े हैं, क्या वो पानी देने के मुद्दे पे तैयार हैं क्या? हाँ। मुझे ये बताइए कि ये 40 जत्थेबंदियां, ये चीज हमारी मांग को लिखने को तैयार नहीं है और ये किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं जी। हमारी इतना भी नहीं कहते कि भाई हरियाणा को पानी मिल जाए और हरियाणा के किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई नेता यूपी से आ जाता है, कोई पंजाब से आ जाता है, हमें चाहते हैं कि हमारे पे गोलीबारी हो। हमारी पानी की मांग को, SYL की मांग को अपने मांग पत्र में जोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हमारे को मूर्ख समझ रखा है, हमारे किसानों को बेवकूफ समझ रखा है, हमारे किसानों की समझ दिमाग काम नहीं करता क्या? क्यों नहीं पानी की मांग जोड़ते? और पानी रोक किसने रखा है? पंजाब ने रोक रखा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कोई कांग्रेस के नेता किसान हितैषी बात करते हैं। तो राज्य सरकार बड़ी या केंद्र सरकार? देखिए बात, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो लागू करवाना है। हाँ, वहाँ तो आपकी सरकार भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा मिलकर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा ने बोल दिया कि पंजाब मानने को तैयार नहीं है, आप तो इम्प्लीमेंट करवाना है, आप इस फैसले को कोई एजेंसी को डायरेक्शन दे दें, कर दें तो ये काम शुरू हो। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग रखने वाले लोग इकट्ठे हैं, कहते हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं। मुझे जो ये चीज हरियाणा के SYL की मांग को जोड़ने को तैयार नहीं, मांग मानी जाएगी ना हो जाएगी, कुछ चीज होगी, चर्चा में तो आए कि भाई एक हरियाणा के किसान की जीवन रेखा है, दक्षिण की नहीं उत्तर की भी है, पानी की समस्या है। तो उस चीज को आप एक चीज बताओ कि ये कहते हैं हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा, आंदोलन खराब हो जाएगा, मतलब किसान हित नहीं चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। तो ऐसी जो बात करते हैं तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा जो है किसान के हित की नहीं है, इनकी मंशा दूसरी है। जी बिल्कुल। तो ये थे कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल साहब, जिन्होंने बड़े खुले मन से किसानों के मुद्दे की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें और तमाम वो इतनी सारी चीज़ें जो उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई और किसानों के लिए कैसे हित में काम करें। कृषि से अलग भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें इन्होंने बताई, जिसमें जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा और कैसे किसानों की आय दोगुनी होने की तरफ ये प्रयासरत है। वो तमाम चीज़ें दलाल साहब ने हमारे साथ बड़े खुले मन से की। इस बातचीत में इतना ही। अगली बार हम किसी और शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।